मैंने वीवा की शुरुआत करी थी कि मैं भारत के साड़ी कल्चर को ग्लोबलाइज करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अमेजोन से कम्पीट करूँगा। आप जो 1,000 रुपए की साड़ी बेचते हो उसका कॉस्ट आपको क्या पड़ता? इन्वेस्टर के पास गए तो इन्वेस्टर ने मेरे को डांट दिया, अरे तू ऑनलाइन बेचता है। मैंने कहा हाँ, तो ऑनलाइन बेचते, वेबसाइट नहीं है तेरी। मेरे जनरल मैनेजर थे, वो मैं कंटिन्यूसली ये चीज़ बोलते कि आपको हर 5 साल में घर और हर 5 साल में गाड़ी बदलनी है। 1 लाख मेरे को लगता है एक ऐसा अमाउंट है सबके पास आज की रेट में, अगर बिजनेस शुरू करने को सोच रहा है तो होना ही चाहिए। अभी आपका डेली की क्या आपकी सेल रहती है? हम ऑन एन एवरेज हर दिन हम 10,000 या 15,000 से मैक्स मेरे को नहीं लगता कि शॉपिफाई का एक रेगुलर स्टोर बन जाता है। जिसको करना है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं करना है उसको 1000 मुश्किलें आएंगी। एंड मैंने देखा कि सोनी से एक ईमेल मेरे को 1 हफ्ता पहले आ रखा है फॉर राउंड 2। मैंने जब वो ईमेल देखा तो मैं शॉक हुआ। मैंने घर पे फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मम्मी शार्क टैंक 3 राउंड हो गया मेरा और अब तो लग रहा है कि टीवी पे आएंगे। शार्क टैंक का सीज़न 2 आया और हम नहीं आए। दोस्तों, हर पॉडकास्ट में कोशिश करता हूं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे पाऊं और इस पॉडकास्ट में तो खास तौर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का पॉडकास्ट था अंकुश भाई के साथ, शार्क टैंक में जा चुके हैं, क्लोथिंग ब्रांड रन करते हैं। इन्होंने ना 10-20 हज़ार के छोटे अमाउंट से क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था। आज डेली की 3 से 4 लाख रुपए की सेल करते हैं। खासियत यह है कि 1 भी रुपए की इन्वेंट्री इनके पास नहीं है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल से सेल करते हैं। और आज के पॉडकास्ट में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाया है कि किसी को 30-40-50 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में अगर क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इससे अच्छा पॉडकास्ट ना मैं गारंटी देता हूं पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना और मुझे बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करना ताकि जब भी मेरे पॉडकास्ट आए आप देख सके और लर्निंग मिस ना करें। लास्ट तक देखना, सीख पाओगे कंप्लीट प्रोसेस और अपना बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। थैंक यू सो मच अंकुश। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। और कोशिश करेंगे कि ऑडियंस जो है इस पॉडकास्ट के एंड में जी ये फील करे कि यार इन्होंने तो मेरे को बिजनेस करना सिखा दिया है ना। एंड टू एंड बिजनेस की बात करेंगे। ठीक है, चलें। अंकुश, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और उससे मुझे क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना है। लेट्स से आप साड़ीज के ब्रांड में हो तो क्या मुझे स्टेप्स लेने चाहिए, वो डिटेल में आप बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सीधा मुद्दे पे आते हैं, हम फॉर्मल टॉक्स बाद में करेंगे। सो अगर आज मेरे पास 1 लाख होता तो पहले जब मैंने शुरू किया था मेरे पास 1 लाख भी नहीं था। तो मैं अपनी जर्नी ही बता दूंगा कि हम कैसे कैसे कर रहे थे, क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए। तो सबसे पहला है तो कि 1 लाख को साइड कर दो, भूल जाओगे आपके पास 1 लाख है। ठीक है, आपको बेचना क्या है? प्रोडक्ट बेचना है। लेट्स से क्लोथिंग में हम एक कुछ भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। मैं साड़ी की बात कर लेते हैं। साड़ी मैंने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया क्योंकि साड़ी बेचनी है। साड़ी बेचने के लिए साड़ी लेके आनी पड़ेगी। अब 2 तरीके हैं, एक तो खरीदनी पड़ेगी, खरीद के भंडार भरना पड़ेगा, इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, स्टोरेज, लेकिन हमारे पैसा नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप सर्च कीजिए वेंडर्स के बारे में, मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, रीसेलर्स के बारे में। स्टार्ट विद द रीसेलर्स। रीसेलर्स क्या करते हैं? रीसेलर्स आपको ड्रॉप शिपिंग में आपके साथ एग्री हो जाएंगे। आप उनसे डिज़ाइन लीजिए, शॉपिफाई पे जाइए। शॉपिफाई पे मेरे हिसाब से 29 रुपये महीने से वो ट्रायल शुरू हो जाता है फॉर 3 मंथ्स। तो 29 रुपये आपके वहाँ पे लगेंगे, आप ट्रायल लोगे। 3 महीने के लिए सिर्फ 30 रुपये लगेंगे, 90 रुपये का खर्चा है 3 महीने का। शॉपिफाई पे स्टोर बिल्ड करने के लिए कोई बहुत मैथमेटिक्स नहीं लगता, आप खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आप उस पर अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं तो आई नो लॉट ऑफ पीपल 10,000 या 15,000 से मैक्स मेरे को नहीं लगता कि शॉपिफाई का एक रेगुलर स्टोर बन जाता है। तो आप 10,000 का एक स्टोर बना दीजिए। प्रोडक्ट आपके पास आ गया, कैटलॉग आपने लिस्ट कर दिया, वेबसाइट रेडी है आपका, कस्टमर आने के लिए आप तैयार हैं। आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, उसमें भी कोई खर्चा नहीं लगता है। आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, आप प्रोप्राइटर फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। 1,000, 2,000, 3,000 में कोई भी रजिस्टर कर देगा। लेट्स से 5,000, मोटा 5,000 मान लेते हैं। 15,000 खर्चा हो गया आपका, 20,000 मान लेते हैं अभी तक का खर्चा हो गया। 20,000 में आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, पेमेंट गेटवे बन चुका है, प्रोडक्ट आप कॉल करके कैटलॉग्स मंगवा चुके हैं, वेबसाइट पे लाइव हो चुका है, आपके पास 4-5 कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब आप तैयार हैं। अब आपको मार्केटिंग करनी है, एड रन करनी है। आपको आती है, खुद को नहीं आती है, परफेक्ट, आप एजेंसी से बात कीजिए। बहुत सारी एजेंसीज हैं आज इंडिया में, हर दूसरे तीसरे शहर में नई एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज हैं। एजेंसी से आप बात कीजिए रिवेन्यू मॉडल पे, क्योंकि आपके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो एजेंसी से आप बात करें कि अगर आप रिवेन्यू का मेरा इतना परसेंटेज आप ले लीजिए, लेट्स से 5%, 4%, 6%, वो एग्री होंगे क्योंकि वो आपको रिवेन्यू ला के देंगे। इसी रीज़न की वजह से आप उनको रिवेन्यू लाने के लिए रेडी कीजिए। 5% पे उनके साथ डील कीजिए। नाउ यू आर लेफ्ट विद 80,000।
स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद 2,000 रुपये का कैंपेन, 1,000 रुपये का कैंपेन। 1,000 रुपये के कैंपेन से पहले एक दिन सेल नहीं आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन यू विल स्टार्ट गेटिंग सेल्स। जैसे आप 1,000 रुपये से 3,000 की सेल करोगे, फिर आप 4,000 की सेल करोगे, फिर आप 5,000 की सेल करोगे, देन स्टार्ट इंक्रीजिंग स्पेंड बाई 5 to 10%। आप हर दिन 500 रुपया बढ़ाइए या 1,000 रुपया बढ़ाइए अकॉर्डिंग टू योर AOV। अगर आपका एक प्रोडक्ट 2,000 रुपये का है तो आप ये मान के चलिए कि आप 4x के हिसाब से 500 रुपया आप मानेंगे, 500 रुपये में एक आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो आप उस हिसाब से ये मान के चलिए कि मेरे को 3 प्रोडक्ट के जितने का खर्चा हर दिन करना है कि मेरे 3 प्रोडक्ट बिक जाएँ, तो 1,500 रुपये आपको चाहिए उसके लिए। तो आप 1,500 के स्पेंड पे आ जाइए, फिर आप 2,000 रुपये, ऐसे स्लो आप इंक्रीज़ कीजिए। मेरे को नहीं लगता कि आपका 1 लाख से 50,000 भी वो कभी आएगा। वो इवेंचुअली इंक्रीज़ होना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। और आप मेजर रहे सिर्फ कंटेंट पे फोकस कीजिए। कंटेंट इज़ द ओनली की। मेरे मेंटोर्स बोलते हैं कि आप जितना कंटेंट बनाओगे, कंटेंट पे ही आप सेल कर सकते हो। आप कंटेंट बनाना शुरू कीजिए, लॉन्च से पहले आप कंटेंट बनाइए। आपने प्रोडक्ट आ गया आपका वेबसाइट का, अभी सारा जो जो ये आप प्रोसेस कर रहे हैं, इवन आप वेंडर से बात करें, रिकॉर्ड इट एंड स्टार्ट पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया कि आज मेरा डे 1 है ये करने का, आज मेरा डे 2 है ये करने का, आज मेरा डे 3 है ये करने का। सबसे बेस्ट होगा कि आप चैलेंज लेके कर लीजिए इसको कि मैं 15 दिन के अंदर इंडिया में एक बिज़नेस खड़ा करूँगा 1 लाख के अंदर। जैसे हम आज ये बात करें कि 1 लाख में बिज़नेस करना है, तो आप चैलेंज लीजिए। पहले दिन वीडियो डालिए आपने क्या किया, दूसरे दिन कीजिए आपने क्या किया, तीसरे दिन यही सेम स्टेप्स को आप वीडियो में डालिए। 7th-8th डे पे आप प्रॉब्लली उसको लॉन्च कर चुके होंगे अगर आप यही सेम स्टेप फॉलो करते हो और ऑनेस्टली करते हो। आपने लॉन्च कर दिया, आपने एड रन कर दिया, आप दिखाइए कि आज आपने 4,000 की सेल करी है, आप दिखाइए आपने सिर्फ 5,000 की सेल करी है, क्योंकि यही 5,000 की सेल आज से 1 महीने बाद 50,000 की भी होगी। तो जब आप दिखाएंगे अपनी जर्नी, वो लोग जो आपको देख रहे हैं वो भी वेबसाइट पे जाएंगे। जो वहाँ से आपका कंटेंट बन रहा है, उसी कंटेंट को आप अगर ऐड पे लगाओगे तो वहाँ पे आपको हाई ROAS रिवेन्यू भी जनरेट होगा। तो सिंपल यहाँ से आप ऐसे शुरू कर सकते हैं एंड देन धीरे धीरे आप स्केल कर सकते हैं। ओके अंकुश भाई, आपने बोला कि शुरू में आप इन्वेंट्री मत होल्ड कीजिए, Yes. रीसेलर बन जाइए, किसी ब्रांड से प्रोडक्ट ले लीजिए, किसी फैक्ट्री से प्रोडक्ट ले लीजिए True. और उसको सेल कीजिए। जी, रीसेलर जो जो ऐसे कंपनीज हैं जो रीसेलर्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनको कैसे ढूंढूंगा मैं? आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप पहले तो मैन्युफैक्चरर ही सर्च कीजिए, ठीक है। गूगल पे आप जाएंगे, लेट्स से हम सर्च करते हैं साड़ी मैन्युफैक्चरर्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में कोई है ही नहीं, मैन्युफैक्चरर तो सारे सूरत बैठे हैं। जो दिल्ली में बैठा है वो रीसेलर बैठा है, वो होलसेलर बैठा है। लेकिन आप सूरत में भी सर्च कीजिए, सूरत में है, गुजरात में, आप सर्च करेंगे, आप एक बार गूगल पे जाएंगे ना, आपको बहुत लोग मिलेंगे। एंड एक चीज़ के लिए आपको तैयार होना है, वो है रिजेक्शन, ठीक है। आप ये मत समझना कि आप 10 कॉल करोगे आपको मिल जाएगा, लकी रहोगे आप मिल जाए आपको, क्योंकि अभी तो इंडस्ट्री बड़ी हो गई है। लेकिन मेरे को याद है जब हमारा टाइम था, हमने 1,000-2,000 लोगों को कॉल कर दी थी, तब जाके हमें कहीं 5-7 लोग मिले थे। हमें पूरे इंडिया मेरे को खुद ही घूमना पड़ा था, ट्रैवल करना पड़ा था, क्योंकि 2021 में इतनी अवेयर भी नहीं थी D2C मार्केट, ई-कॉमर्स उतना बढ़िया भी नहीं था, और हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री साड़ी में उतना था भी नहीं। लेकिन अब बहुत लोग अवेयर हैं, इवन मैन्युफैक्चरर्स खुद ऑनलाइन स्पेशली लोग कर रहे हैं। और दूसरा तरीका है, आप सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, इंस्टा पे आप सर्च कीजिए सिल्क साड़ी मैन्युफैक्चरर, तो आपको लोगों के इंस्टाग्राम पेजेस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको साड़ीज़ में ही करना है तो आई कैन, मतलब मैं नेम ले ही सकता हूँ, मैं एक RS रश्मि साड़ीज़ हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर भी है, वो ऑनलाइन भी आपको रीसेलिंग भी दे देते हैं। अब लाइक वी डोंट वर्क विद देम एनीमोर, बट हाँ आप जाके उनके सर्च कर सकते हैं, आप ले सकते हैं उनसे। सो इट्स अ वेरी, जिसको करना है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं करना है उसको 1000 मुश्किलें आएंगी। आसान सी बात यह है कि अगर आप सर्च करेंगे, सही जगह सही टाइम पे सही चीज़ सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। इट्स वेरी वेरी इजी टू फाइंड, वेरी इजी टू फाइंड। आपने रीसेलिंग से शुरू किया था? मैंने मैन्युफैक्चरर से ही उठाया था माल, मेरा था ही कि मेरे को मैन्युफैक्चरर से ही करना है, बट मैंने ड्रॉप शिपिंग के साथ ही स्टार्ट किया। तो मेरा आज भी मॉडल ड्रॉप शिपिंग ही है, आज भी मैं एसेट लाइट मॉडल पे ही काम करता हूँ। आई डोंट होल्ड एनी इन्वेंट्री टिल डेट, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम प्रॉफिटेबल और ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, या इतना ग्रोस मार्जिन हम ले पा रहे हैं। इज इट? Yes. आपके पास इन्वेंट्री नहीं वी रहती है? डोंट होल्ड सिंगल साड़ी। ओह वाओ। या तो आप मैन्युफैक्चरर से फोटोज लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, और वो आप वेबसाइट पे पोस्ट करते तो हैं? हमने जब स्टार्ट किया था तब इट वाज कॉमन डिज़ाइन जो सब लोग बेचते थे। नाउ वी हैव एक्सक्लूसिव पीपल, मतलब एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस हमें मिल जाते हैं, एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं। वो अब टाइम चेंज हो चुका है, बट हाँ वी स्टार्टेड इट इन द सेम वे कि हमने करीब 1,000-1,500-2,000 मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट बनाई थी। फिर हमें पता चला कि अच्छा ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, ये तो होलसेलर्स हैं या रीसेलर्स हैं। फिर मैन्युफैक्चर ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, मैं तब हैदराबाद में था,
हैदराबाद से मैं दिल्ली आया, दिल्ली आगरा गया, मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैन्युफैक्चरर से मिला, मथुरा गया, अहमदाबाद गया, सूरत गया, कोलकाता गया, चेन्नई गया, सबसे पर्सनली मिल के आया और सबको बताया मैंने कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब एक 20 साल का लड़का एक 40-50 साल 60 साल के मैन्युफैक्चरर से ये बात कर रहा है कि मैं साड़ियाँ ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ और ये मेरा बिजनेस आइडिया है और मेरे को लगता है ये आगे चल के बड़ा बनेगा। तो आई थिंक करीब मैं तब भी इस जर्नी में भी मैं कुछ 700-1000 लोगों से मिला हूँगा, लेकिन मेरे को 1000 में से 60 लोग मिल गए जो मेरे साथ एग्री हो गए काम करने को, यानी ये 60 मैन्युफैक्चरर्स थे। तो ये रियल मैन्युफैक्चर, क्योंकि इनसे मिल के आया था, मैंने इनकी फैक्ट्रीज देखी थी, मैंने इनका काम देखा था। तो ये लोग मेरे साथ एग्री हो गए काम करने के लिए। ठीक है भाई कि एक इस पे एग्री करेंगे, ठीक है एक साड़ी, मैंने कहा एक साड़ी ऑर्डर आएगी एक ही उठेगी। अभी आपका डेली की क्या आपकी सेल रहती है? हम ऑन एन एवरेज हर दिन हम 100+ साड़ीज़ हम करते हैं एंड एओवी मेरा 3000 3500 हम एओवी करते तो हैं। डेली की हम 3 से 3 से 4 साढ़े, लाख रुपए की यस सेल करते हैं जी, साड़ीज से, और हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। नहीं है। मैन्युफैक्चरर से फोटोज लेते हैं, वीडियोस लेते हैं और उनको वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। ऑर्डर आता है तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली डिलीवर करता है। यस, हमारा शिपिंग पार्टनर वहाँ से पिक करते हैं, वहाँ से लेके जाते हैं। वाह, ये तो मज़ेदार इट्स मॉडल। अ फुल प्रोसेस। हाँ, तो मज़ेदार मॉडल। वही कह रहे हो, दिसंबर में हमने करीब हमने दिसंबर में 1 करोड़ की सेल करी। पूरी 1 करोड़ में एक भी साड़ी मेरे पास नहीं आई। वो 1 करोड़ की साड़ी सारी वहाँ से उठ के पूरे इंडिया में पहुँच गई, हमारे पास नहीं आई। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ, आई वुड से, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन एंड D2C। वंडरफुल। रिटर्न्स कैसे मैनेज होते हैं? सो बिफोर शार्क टैंक, आई वुड से बिफोर शार्क टैंक हम मैनेज करते थे, तब रिटर्न्स बहुत कम थे। ठीक है, शार्क टैंक से पहले बहुत कम रिटर्न्स थे, बिकॉज एक तो स्केल बहुत छोटा था और हर कस्टमर से ऑलमोस्ट पर्सनली बात हो जाती थी। मेरी टीम मैन्युअली सबसे बात करती थी, आज भी करती है, बट आज ऑफ कोर्स सबसे नहीं हो सकती क्योंकि प्रीपेड वालों से अब नहीं करते कि ठीक है आपने पेमेंट, तो हमें कन्फर्मेशन के लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे बात होती थी। और रिटर्न रेशियोज बहुत कम थी उस टाइम पर, शार्क टैंक से पहले। इट वॉज समबट अराउंड 4-5%, उससे ज़्यादा रिटर्न रेशियो नहीं था। तो 5%, अगर मैं 100 साड़ी बेच रहा हूँ तो 100 साड़ी में मेरे को मान लीजिए 2.5 लाख की मेरी सेल आ गई और 100 साड़ी में मेरा प्रॉफिट मान लो मेरा हो गया, अगर हम 50% का भी प्रॉफिट मान के चलते हैं या 30% के प्रॉफिट मान के चलते हैं, तो 30% के प्रॉफिट में से अगर मेरा 5% मैं ज़ीरो भी कर दूँ तो मेरा 25 फिर भी मैं नेट पे प्रॉफिट रहता हूँ। तो हम 5% मैनेज कर लेते, तो 5% वापस अब सेलिंग हो जाती थी बाद में, तो हम मैनेज करते थे। आफ्टर शार्क टैंक क्या हुआ, हमें ऑफ कोर्स वी गॉट क्रेडिबिलिटी ओवरनाइट, एक ब्रांड बन गए जो लोग कहते हैं। तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स और नए मैन्युफैक्चरर्स आए, फिर हम अपनी टर्म्स पे वी स्टार्टेड वर्किंग कि ठीक है रिटर्न्स भी आप मैनेज करोगे। तो अब मैन्युफैक्चरर्स ही हमारे रिटर्न्स मैनेज करते हैं। मोस्टली 95% ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स मैनेज देयर ओन रिटर्न्स। जो नए कोई आते हैं या कोई बहुत छोटे वेंडर्स हैं, उनके साथ हम खुद ही मतलब नहीं करते हैं कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। जी, आप जो 1000 रुपए की साड़ी बेचते हो उसका कॉस्ट आपको क्या पड़ता है? हम 1000 की अब नहीं बेचते। एक 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 एग्जांपल, मतलब कॉग्स कैलकुलेट करने के लिए। 300 रुपये की शायद मेरे को पड़ेगी। 300 रुपए की कॉस्ट 300-350 रुपये की मेरे को 1000 की आप बेचते हो। जी। आप किस प्राइस रेंज की साड़ियाँ बेचते हो? सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सीखने के लिए भी है ऑडियंस के लिए। तो मैंने शुरू किया था, तो मैं इस सोच के साथ शुरू किया था कि मैं भारत में सस्ती साड़ियाँ बेचूंगा। ठीक है, तो मैंने शुरू करा था 1000 रुपये की साड़ी बेचना, 700 रुपये की साड़ी बेचना, 1200 रुपये की साड़ी बेचना। एंड तब हम वही 800 की साड़ी आई तो मैं 1000 की बेच दी, 1100 की बेच दी, क्योंकि मेरे को लगता था लोग खुद ही आके खरीदेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैंने ऐप लॉन्च कर दिया था। तो जो साड़ी मैं 1200 की बेच रहा था वो मार्केट में 4000 की बिक रही थी या 3000 की बिक्री थी। स्टिल है मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं उस टाइम के। मैंने एक पिच डेक बनाया था उस टाइम, तो मैंने प्राइस कंपैरिजन बनाया था। 2 बड़े ब्रांड्स थे जो एक सिंगल डिज़ाइन, एक बेच रहा था 4500 का, एक बेच रहा था 3800 रुपये का, आफ्टर 20% या 23% डिस्काउंट। हम बेच रहे थे 1500 रुपये की। तो वो मेरा एओवी था 2021-22 में। 2022-23 में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पे मैं पैसा नहीं बना पाऊँगा। जब मैंने एड रन शुरू किया, मैं यहाँ पे पैसे नहीं बना पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लिमिटेड है, क्वालिटी बहुत ख़राब है, और मैं 1000 रुपये में कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। तो जो दीवा का जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो ट्रस्ट आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। थोड़ा बढ़ाया हमने वो भी, हम 1500 से 1800-1700 की रेंज में आ गए। यहाँ पे मार्जिन थोड़े से बढ़े, क्वालिटी स्लाइटली बेटर हुई, बट स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री टू मी। फिर जब हम शार्क टैंक जाने वाले थे उस ईयर में, 2022-23 की बात है, तब हमने इसको कर दिया था 2500, 2000 से 3000 की रेंज हम आ गए।
2,500 की रेंज थी। यहाँ पे मार्जिन अच्छे थे, क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, और एक रिटर्न रेशियोज डिक्रीज़ हो गए। इससे पहले जो 1,000 वाली साड़ी थी वहाँ पे रिटर्न रेशियोज थोड़े ज़्यादा थे, आरटीओ रेट्स ज़्यादा थे, फेक कस्टमर्स ज़्यादा थे। 2,500 2,000 से 3,000 के कस्टमर में मेरे को क्रीम कस्टमर मिल गया आई वुड से, जो 2,500 की साड़ी पहन रहा है। इंडिया में प्रीमियम कैटेगरीज को मान लेते हैं अपन, 2,500 की साड़ी पहन रहा है, तो प्रीमियम क्रीम कस्टमर्स मिल गए, प्रीपेड ऑर्डर्स करने वाले कस्टमर्स मेरे को मिल गए, रिपीट कस्टमर्स मिल गए, ये वाली कैटेगरी में, और हम शार्क टैंक में पहुँच गए। शार्क टैंक के बाद मैंने गलती करी कि मैंने आई थॉट कि मैं ना, मेरे को पूरा इंडिया देख रहा है, तो पूरा इंडिया 2,500 की भी साड़ी खरीदता है और 1,000 की भी खरीदता है, तो मैंने कहा 1,000 वाली भी लाइव कर देते हैं। तो हमने शार्क टैंक एपिसोड आने से पहले हमने 1,500 की भी साड़ी लाइव कर दी, 1,200 की भी लाइव कर दी, 1,100 की भी कर दी, और 2,500 3,000 भी कर दी। मेरी मेजर साड़ी 1,100 रुपये की बिक गई, जो कि मेरे को रिटर्न्स आई, जो कि मेरे को इवेंचुअली पता था। तो वो एक बहुत बड़ा, नहीं तो मेरी मेरी शार्क टैंक जो मंथ था, मेरी ग्रॉस सेल्स क्रॉस्ड 1 करोड़ एट दैट मंथ ऑल्सो, इन दैट मंथ ऑल्सो, बट नेट में वो बहुत नीचे आ गई, बिकॉज 25 लाख के तो सिर्फ रिटर्न्स आए थे। सो देन आफ्टर सम टाइम, अभी ये होने के वजह 2,500 आ गया, उसके बाद मैंने और थोड़ा इंक्रीज़ किया कि थोड़ा और लग्जरी कैटेगरी में हम घुसते हैं, क्योंकि 2,500 कैटेगरी में ऑलरेडी ब्रांड्स हैं। 2,500 तक, 500 से लेके 2,500 तक देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, ठीक है। फिर 2,500 से लेके 5,000 की एक रेंज है जो खाली बैठा है, जिसमें 2,500 से 5,000 की रेंज में कोई ब्रांड एग्जिस्ट, मतलब बहुत बहुत ही रेयर ब्रांड्स है, क्योंकि बहुत टफ टू क्रैक कैटेगरी है। हमने कहा ये कैटेगरी मेरे को क्रैक करनी है। फिर हम 3,000 से 4,000 5,000, फिर हमारा एओवी अभी एक स्टैंड करता है 3,800, जो मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको बताया है। तो दिसंबर का जो हमने सेल्स था वो हमने सेल किया है विद एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ 3,800। एंड द ओनली रीज़न हम इसको क्रैक कर पाए थे, द ओनली रीज़न वॉज कि हमारी पोजीशनिंग ऐसी थी कि उस पोजीशनिंग में कोई और उतना बड़ा कॉम्पिटिटर था नहीं। ओके। यस। तो मोटा मोटा अगर 1,000 रुपये की साड़ी आज कोई बेचते हो, या लेट्स से 5,000 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 5,000 की अगर कोई साड़ी बेचते हो तो उसका बाइंग प्राइस आपको 1,500 रहता है, और उसमें आप कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते हो। नहीं, लेट्स से 2,000 रहता है, 2,000 मान के चलते हैं। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली भेजता है, जी और वही रिटर्न्स एक्सचेंजेस मोस्ट केसेस में कैटर करता है, जी। और आप मोटा पैसा कमा रहे हो। नहीं, ऐसा मतलब ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस होते हैं बीच में, और आपको ज़्यादा पता है, बीच में मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, पैकेजिंग एक्सपेंस आ जाता है, टीम के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एट द एंड हाथ में तो क्या है थोड़ा। ओके। तो हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था अंकुश भाई ये बोल के कि 1,00,000 से कम में क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना है, जी। लेकिन अगर मुझे इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना है तो शायद मैं 50-60 हज़ार से भी कर सकता हूँ। हमने तो सिर्फ 20,000 ही काउंट किया था अभी तक। हाँ हाँ। बाकी तो आपके ऊपर, आप कितना एड स्पेंड, आप स्टार्ट 1,000 पे से ही करो ना, एड स्पेंड तो 1,000 से शुरू करोगे आप। हाँ। जितना आप मान के चलिए, आप 1,000 रुपये का एड स्पेंड आप मान के चल रहे हो। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप 30 दिन का रन रेट लेके चलो, ठीक है। आप 30 दिन 1,000 की 30,000 का रन रेट हुआ, 30,000 रुपया प्लस 20,000 50,000 कॉस्टिंग आपको, तो अगर वहाँ से ऑर्डर आ रहा है तभी आपको पे करना है, तो उसमें कोई फ़र्क है नहीं। आप आरटीओ रिटर्न रेट्स कम कर सकते हो, जैसे ही ऑर्डर आता है आप खुद से कॉल करो कस्टमर को, बात करो उनसे, ऑर्डर कंफर्मेशन लो, तो इससे क्या होगा, आपका आरटीओ रेट भी नहीं, रिटर्न भी नहीं आएगा, आरटीओ भी नहीं आएगा। सो स्टार्ट बाय डूइंग दिस। हाँ, 50-60 हज़ार की ही रिक्वायरमेंट। 1,00,000 मेरे को लगता है एक ऐसा अमाउंट है सबके पास आज की डेट में, अगर बिजनेस शुरू करने को सोच रहा है तो होना ही चाहिए। वंडरफुल। अंकुश भाई, आपकी जर्नी के बारे में हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप एक हाई पेइंग जॉब में थे। कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा यार अब जॉब से मेरे को बिजनेस में स्विच होना है? मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं जॉब में भी कैसे लैंड किया। मेरे को करनी ही नहीं थी जॉब, मेरा बैकग्राउंड ही बिजनेस का रहा है। मेरे मतलब दादाजी सबको, मतलब गांव जाके वो फेरी लगाया करते थे। मेरी दादी माँ टी स्टॉल रन करती थी, मैं भी उनकी टी स्टॉल में चाय बनाता था, बचपन की बात है। मेरे पापा एक कपड़े की शोरूम पे ही यूज़ टू डू, वहाँ पे वो सेल्समैन की जॉब करते थे। मेरी मदर 2004 से ही उन्होंने शुरू कर दिया था बिज़नेस। फिर मेरे पापा ने 2014 से खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया, रिटेल में ही, कपड़े का, टेक्सटाइल का, सलवार सूट का। फिर मेरे कज़न्स भी सेम बिज़नेस में हैं, मेरे ताया जी सेम बिज़नेस में हैं, मतलब बिज़नेस ही कर रहे हैं, तो मेरे ब्लड में बिज़नेस है। लेकिन मैं बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। तो मैं थिएटर करता था 2011 से। आई वॉज लिटरली, मतलब मैं बहुत था एक्टिंग की तरफ, मेरा बहुत रुझान था, मैं बहुत काम करता था। देन मैं चेन्नई गया, वहाँ भी हमने 4 साल इतना थिएटर किया। मैं डायरेक्टर था, बहुत सारे प्लेज हमने डायरेक्ट किए। तो मेरे को था कि मेरे को इसी में आगे करियर परस्यू करना है, एंड मैं कर भी रहा था, एंड मैं बहुत अच्छे लोगों से मेरा बातें चल रही थी।
बट देन सडनली लॉकडाउन हैपेंड एंड लॉकडाउन चेंज्ड अ लॉट। जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में, जैसे मेरे पापा का रिटेल का बिजनेस है, मेरी मम्मी का भी रिटेल का बिजनेस है, तो लॉकडाउन में सारे रिटेल स्टोर्स पर शट, सारे रिटेल स्टोर्स बंद हो गए। जब रिटेल स्टोर्स बंद हो गए तो कोई चीज़ एक महीने के लिए बंद हो जाए तो एक महीने ही बहुत बड़ा लॉस होता है, बट इट वाज क्लोज्ड फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर। एक साल जब कोई चीज़ बंद रही तो आई न्यू कि हाँ दे आर फेसिंग लॉसेस। अब उन्होंने मेरे पे इतना स्पेंड किया है मेरी एजुकेशन पे, और अगर मैं अब उनसे ये डिमांड करूँ कि वो मेरे बॉम्बे में जाऊँ स्ट्रगल करूँ और वो उसका भी एक्सपेंस बेयर करें, probably that would cost a lot to them, फाइनेंशियली मेंटली, दोनों बोथ द बेस। तो देन आई टुक द डिसीजन कि आई थिंक नॉट, इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपना पैशन जो है प्रोफेशन में कन्वर्ट करो। प्रोफेशन आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हो, पैशन ऑलवेज रिमेन्स देयर, इट नेवर डाइज। तो देन आई थॉट कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 4 साल पढ़ाई तो करी है लेकिन मैं टेक में उतना अच्छा हूँ नहीं कि मेरे को कोई टेक में इतनी अच्छी जॉब मिले। तो देन मेरे ही एक सीनियर थे तो उन्होंने कहा कि भाई तू बिजनेस, तेरा बैकग्राउंड है तो तू सेल्स या इस तरह की प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल चेक करो जो तेरे को पैशनेट। मैं सेल्स के लिए पैशनेट हूँ। सेल्स, लोगों को लगता है कि सेल्स एक बहुत कैसी प्रोफाइल है, लेकिन मेरे मेरे पापा सेल्समैन रहे हैं, मेरी मदर बिजनेस करती हैं, तो सेल्स इज़ अ वेरी गुड पेइंग एंड सेल्स वेरी हाई पेइंग जॉब अगर आप अच्छे से करते हो तो। तो देन आई अप्लाइड इन बाईजूस। मेरा बाईजूस में आई गॉट 10 lakhs का पैकेज था, ऑफर लेटर आ गया था। देन वाइट एट जूनियर थी उस टाइम पे तो उनका आया था। एंड देन देर वॉज अ कंपनी कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, इज अ रियल एस्टेट कंपनी बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। और वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया आई थिंक 4 राउंड्स ऑफ प्रोसेस, देन आई क्रैक्ड इट एंड आई गॉट अ 26.28 lakhs पर एनम पैकेज। एंड इट वॉज अ वेरी इमीडिएट ज्वाइनिंग, मतलब मेरा आई थिंक अगर नेक्स्ट मतलब विद इन अ वीक आई ज्वाइंड हैदराबाद। 1 फरवरी मैं लैंड कर गया था हैदराबाद। तो जैसे मैं लैंड किया वहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर था, ऑफिस कल्चर वॉज वेरी गुड, सीनियर्स वो वेरी गुड, सब बढ़िया थे। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने मेरा माइंड शिफ्ट कर दिया, मेरा माइंड सेट चेंज कर दिया टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो दो इससे बिग इंसिडेंट्स हैं जो मेरे साथ हुए थे। पहला इंसिडेंट ये था, मेरे जनरल मैनेजर थे, वो मैं कंटिन्यूसली ये चीज़ बोलते थे कि आपको हर 5 साल में घर और हर 5 साल में गाड़ी बदलनी है, कि आपको ऐसे काम करना है कि आप ये सोच के चलो कि आप हर 5 साल में गाड़ी और घर बदल दो। तो वो ही करते थे, वो हर 5 साल में गाड़ी और घर बदलते थे। तो अभी ही वॉज एट अ पॉइंट जहाँ पे वो रिटायर हो रहे थे कंपनी से। तो व्हेन ही वॉज रिटायरिंग तो उन्होंने परमानेंट घर बना रहे थे, है ना, परमानेंट गाड़ी ले रहे थे। जो उनका घर बन रहा था, तो अभी दिस वॉज द ऑल्सो द पीरियड जब उन्होंने 5 साल बाद वाला नया घर भी लिया था। तो उन्होंने हमें नए घर की पूजा पे बुलाया सबको, तो हम गए वहाँ पे, सब लोगों ने, हमने घर देखा वो जो नया उन्होंने लिया था। एंड देन हमने वो घर भी देखा जो बन रहा था, जो रिटायरमेंट होम था। वो जो घर बन रहा था उसकी वैल्यू थी समवट अराउंड 5 से 7 करोड़ या आई थिंक 8 करोड़। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं यार इस कंपनी में रह के, इन्होंने 15 साल में ये अचीव किया है, मैं शायद 10 साल के अंदर एटलीस्ट 5 से 8 करोड़ का घर तो ओन कर पाऊँगा। तो ये मैं एक बहुत अच्छी जगह पे हूँ, मैं बहुत अच्छा यहाँ पे काम करूँगा और मेहनत से काम करूँगा। दिस वॉज वन इंसिडेंट। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, मेरा काम था, मैं कंपनी के हाई लेवल क्लाइंट से मिलता था, टॉप लेवल क्लाइंट से मिलता था, उनसे मीटिंग होती थी। तो एक क्लाइंट थे हमारे मिस्टर राठी, जिनसे मिलने में गया हैदराबाद में एक जगह है जुबली हिल्स। तो जुबली हिल्स में बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है, जहाँ जब मैं करता था तब आई थिंक इट वाज 5-6 lakhs पर स्क्वायर यार्ड। तो एक टाइल की जितनी ज़मीन आई थिंक 5-6 लाख की वहाँ पे थी। सो वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा लेविश हाउस था। तो यूजुअली मीटिंग्स के लिए मैं कंपनी की गाड़ी से जाता था। इस मीटिंग के लिए मेरे को सामने से कॉल आया था कि सर आप कहाँ रहते हैं। तो मैंने उनको लोकेशन बताया, मेरे लोकेशन पे गाड़ी आई थी, और ये पहली बार था जब मैं एक मर्सिडीज़ में बैठ रहा था। वहाँ पे हम जाते हैं तो ऐसे मूवीज़ में होता है, बड़ा सा गेट था। स्टिल इमेजिन ऑल दोज मोमेंट्स कि मैं एंटर होता हूँ, 2-3 लोग खड़े हैं, देन गेट कोई और खोल रहा है, लिफ्ट के अंदर जाते हैं। इट वॉज अ प्योर प्योर लग्जरी मोमेंट फॉर मी। एंड मेरा पहली बार था लाइफ का। मैं गांव से आता हूँ जहाँ पे हमने कभी आई थिंक 1 करोड़ भी नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा। वहाँ पे मैं ऐसी जगह पे जा रहा था। ऊपर जाते हैं, राठी साहब के साथ बैठते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल, मतलब टाइम मैंने जो स्पेंड किया वहाँ पे 1 घंटा। वो प्रॉपर्टी एटलीस्ट मेरे हिसाब से 100 करोड़ से कम की तो नहीं थी। जब मैं नीचे आया हूँ, मैं गाड़ी में उनके घर से लेके अपने घर तक मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि इस कंपनी में रह के ये तो अचीव नहीं हो सकता। एक जो माइंडसेट शिफ्ट आया कि अब कैसे हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी बातें बिजनेस के बारे में बताई थी कि हाउ ही स्टार्टेड ही जर्नी। उसके बाद एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरे मैनेजर थे, उनकी शादी होने वाली थी। उनकी शादी के लिए उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये एक फ़लाने फ़लाने मैन्युफैक्चरर हैं, ये हमारे क्लाइंट भी हैं, तो उनसे मिल के भी आ जा, प्लस मेरी साड़ीज़ पड़ी हैं वो साड़ी भी ले आ। मैंने कहा ठीक है। उनने 100 साड़ियाँ का, उनका 100 साड़ियों का बिल था 30,000 का, तो 300 की एक साड़ी थी। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया, मैंने कहा यार 300 की साड़ी कौन पहनता है सर।
उसने कहा भाई ये 300 की साड़ी सब पहनेंगे, जब ये मार्केट में 1200-1500 की बिकती है। सो उसने मेरे को ट्रिगर किया है कि एक साड़ी जो 300 की बन रही है वो 1500 में क्यों बिकेगी, है ना। 300 की साड़ी 600 में बिकनी चाहिए, 700 में बिकनी चाहिए, और 300 की साड़ी। तो फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा 300 रुपये की साड़ी देखी आपने कभी? कह रहे नहीं देखी। मैंने सोचा कि 300 की साड़ी है, 1500 की बेच ही रहे हैं, तो मैं जॉब अच्छी कर रहा हूँ, मेरा आइडिया ही नहीं था कि मैं इसको ऐसे बेचूंगा या ऑनलाइन ब्रांड बना के बेचूंगा। मैंने पापा को बोला मैं आपको बेचता हूँ, आप बेच लो आगे 900 की, मेरे को पर साड़ी कुछ 100-200 रुपये का दे देना। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा साड़ियाँ नहीं बिकती। मैंने सोचा, अगले दिन मैंने सुबह फिर फ़ोन कर दिया, मैंने कहा पापा 300 की साड़ी है, ठीक है, आप कुछ मत करो, आप मेरे को एक दुकान दिला दो, मैं वहाँ पे 100 साड़ीज़ लगाऊंगा स्टोर पे, शो पे, हर एक मैनिक्विन पे एक एक साड़ी, और 100 डिज़ाइन ही रखेंगे, और उसका नाम रखेंगे 100 साड़ीज़ या 999 साड़ीज़ की, हर एक साड़ी 999 में मिलेगी, ठीक है। देन उन्होंने फिर से ही कहा कि यार हमारे यहाँ पे साड़ियाँ नहीं बिकती तो नहीं चलेगा अगेन। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मैं कहीं तो बिकती होंगी। तो यहाँ से मेरा फिर वो जो आज हम कहते हैं कि रिसर्च, मार्केट रिसर्च, वो मेरा शुरू हो गया। खुद से गूगल पे जाके चेक किया, अच्छा तो कहाँ कहाँ बिकते हैं। फिर रिसर्च करते करते पता चला कि इतनी बड़ी मार्केट है और एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो मैन्युफैक्चरर से लेके बेच रहा है। कि प्रॉब्लम तो वही है ना कि बन तो 300 की रही है लेकिन बिक 1500 की रही है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर जाके कस्टमर को पहुँचेगी। तो जिस पूरी जर्नी में जो 300 की साड़ी है वो रिटेलर तक पहुँचते पहुँचते 800-900 की हो जाएगी। अब रिटेलर को भी 100-200 रुपये कमाना है तो वो 1100-1200-1300 रुपये में बेचेगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बीच वाले लोगों को हटा दिया जाए और एंड वाले बंदे को साड़ी सीधी 300 की जगह 350 की मिल जाए, तो क्या वो 350 वाला फिर से 1500 की बेचेगा? नहीं बेचेगा, वो डेफिनेटली 600-700-800-900 की बेचेगा। तो इवेंचुअली कस्टमर का ही फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर का चाहे 200 रुपये बच रहा है वो फ़ायदा है उनका। सो दिस वॉज अ वन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे देश में हर शहर में अपना कल्चर है, हर स्टेट का अपना कल्चर, अपनी साड़ी कैटेगरी है, लेकिन इतना बड़ा कल्चर, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज होने के बावजूद भी ऑनलाइन गिन के हमें 3-4 ही कैटेगरी की साड़ी दिखती थी या मिलती थी, क्योंकि साड़ीज़ के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। आई मस्ट से कि साड़ीज़ सिर्फ यही मन के रह गया था कि सिल्क साड़ीज़ या बनारसी साड़ीज़ या कांजीवरम साड़ी, उसके आगे क्या, उसके आगे कुछ है ही नहीं, या कॉटन साड़ीज़। सो देन आई रियलाइज कि ये एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि इतनी कैटेगरीज हैं, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमें लगा कि हम वो प्लेटफॉर्म बनेंगे, वो प्लेटफॉर्म बनेंगे जो भारत की सारी कैटेगरी ऑफ साड़ीज़ डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। एंड वी क्लेम्ड कि हम पहले ही थे, और आई नो कि हम पहले ही थे क्योंकि प्लेस कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था। तो देन वी स्टार्टेड इट इन द सेम मैनर कि हम उसी तरह से तब से हमने शुरू किया, आज भी वही कर रहे हैं। आपका जो 100% सेल है वो खुद के वेबसाइट से आता है, जी आप मार्केट प्लेसेस से सेल नहीं करते हो? जी। मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्या रीज़न है इसका? नॉट येट। फर्स्ट सबसे पहले तो प्रॉब्लली मे बी इन फ्यूचर हम करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। अभी हम सिर्फ वेबसाइट पे कर रहे हैं। वन कि हमारा वेबसाइट ही अभी इतना अच्छा कर रहा है कि हम उसी को ऑपरेशनली मैनेज अभी करते रहें और उसी को स्केल करें। मेरे को ये लगता है कि जब तक मैं अपनी वेबसाइट से 2-3 करोड़ मंथली नहीं करता हूँ या 2 करोड़ मंथली मैं कर लेता हूँ, मेरे को मार्केट प्लेसेस क्रैक करना और ईजी हो जाएगा। ओके। और मार्केट प्लेसेस पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है, तो मैं भीड़ से थोड़ा सा अलग अगर मैं दिख के आऊँगा एज अ ब्रांड, अगर मैं मार्केट प्लेसेस पे जाऊँगा मेरे को बेटर अफेक्ट करेगा, बेटर रिजल्ट्स देगा। मेरे पास अगर अच्छे नंबर्स होंगे, अगर मेरे पास अच्छे नंबर्स हुए तो मैं मार्केट प्लेसेस पे मेरे को हैवी कमीशंस भी नहीं पे करने पड़ेंगे, वहाँ पे मैं कमीशंस पे नेगोशिएट कर सकता हूँ। तो दैट इज़ वन रीज़न जो मेरे को रोक रहा है अभी मार्केट प्लेसेस पे जाने के लिए। प्रॉबेबली मे बी इन फ्यूचर हम जाएं, बट जब कमीशंस पे बात सही हो, अच्छे टर्म्स हो, और मैं भी D2C भी अच्छा कर रहा हूँ, मार्केट प्लेस फिर एक सेपरेट ही ऑल इन ऑल एक डिफरेंट वो है। और मार्केट प्लेस के लिए इन्वेंट्री भी होल्ड करनी पड़ती है, तो ये एक अलग रीज़न है कि हाँ मेरे को उसके लिए इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, तो मेरा बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा मेरे को न्यू शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो एक अनदर रीज़न है। अंडरस्टूड। अभी तक अंकुश भाई हमने बात की है उन चीज़ों की जिसमें आप सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी जिसमें आप फेल हो गए थे, यू डिड नॉट डू वेल। वो कौन कौन सी चीज़ें थी और कैसे आपने ओवरकम बहुत किया? सारी चीज़ें थी दीवा में, कितनी सारी चीज़ें थी। अब आज हम जो दीवा देख रहे हैं वो दीवा मेरे हिसाब से पहला दीवा तीसरा चौथा पांचवा कोई दीवा है जो कितनी बार बंद होकर शुरू हुआ होगा। तो मैंने ऐप से शुरू करा था।
एंड मैंने सोचा कि मैं अमेज़ोन से compete करूँगा। वो मेरे को ऑनेस्टली यही लगता था कि आपको कुछ नहीं करना है, ऐप बनाना है, उसमें साड़ियाँ डालनी है और प्ले स्टोर पे डाल देना है, और प्ले स्टोर पे लोग खुद ही आके सर्च करेंगे और आके आपसे साड़ी खरीदेंगे। वो भूत उतर गया 15 दिन में ही कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती, कुछ और करना पड़ता होता है इसके लिए। फिर मैं यूट्यूब पे गया, मैंने कहा ऐप पे सेल कैसे लेके आए, ऐसी ऐसी चीज़ें सर्च करी। फिर गूगल एड्स के बारे में पता चला, गूगल एड्स खुद ही रन करी, डाउनलोड कैंपेन रन किया। कुछ 5,000 डाउनलोड्स तो मेरे ऐसे ही हो गए थे बिना ऐड के ही। उसका 10,000 डाउनलोड होने के लिए मुश्किल लगी, ऐप पैसे लगाने पड़े, ऐड लगानी पड़ी, लेकिन सेल्स नहीं आ रही थी। तो पहला वो फेलियर था कि पहली गलती है, तो एक्सपीरियंस था, वो लर्निंग थी कि अच्छा भाई ऐप से नहीं करते, वेबसाइट पे जाते हैं। मैं फंड इन्वेस्टर के पास गया तो इन्वेस्टर ने मेरे को डांट दिया, कह रहे तू ऑनलाइन बेचता है। मैंने कहा हाँ, तो ऑनलाइन बेचते, वेबसाइट नहीं है तेरी। मैंने कहा मेरे को क्या पता कि वेबसाइट होना जरूरी होता है, मेरे को लगा ऐप पे बेच के ज़्यादा ज़्यादा मैटर करता है, ऐप ज़्यादा क्रेडिबल चीज़ है। फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया कि नहीं, वेबसाइट बनाओ, मेटा पे ऐड रन करो, फेसबुक पे ऐड रन करो। फिर हमने वेबसाइट बनाया, तो वो फर्स्ट था। दूसरा सबसे बड़ा फेलियर आया जब हमारा शार्क टैंक नहीं हुआ। तो शार्क टैंक सीज़न 2 का जर्नी बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही लर्निंग फेज़ रहा है। मैंने बहुत ही, इतना कुछ मैंने जितना मतलब 1 साल काम करके नहीं सीखा जितना मैंने शार्क टैंक के एप्लीकेशन प्रोसेस में सीख लिया। तो फर्स्ट राउंड हमने फिल किया शार्क टैंक का बिना किसी उसके होप्स के। हम बैठे हुए थे 3-4 लोग, हमने आई थिंक उस दिन दिन की सेल करी थी कुछ 10-15 हज़ार रुपया। तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि अरे आज तो हमने 15,000 सेल करी है दिन की। सो 15,000 जब सेल करी तो सब बैठे हुए थे, एंड मेरा एक वो लड़का था बिजनेस टीम से, साहिल नाम था उसका, एंड ही वाज लाइक कि भैया शार्क टैंक सीज़न 2 आ रहा है तो आप अप्लाई कर दो। मैंने कहा भाई 15,000 सेल करी है तुमने, तुम्हें कौन बुलाएगा शार्क टैंक पर। हमारा आइडिया, मेरे को नहीं लगता था कि हम उतना कुछ यूनिक कर रहे हैं। मैं साड़ी तो बेच रहे हैं यार, उसमें क्या अलग है ना। हमने अप्लाई कर दिया, वो पूछता गया, मैं बताता गया आंसर उसको, और हमने अप्लाई कर दिया। और हम भूल गए, इतना भूल गए कि मैं ऐसे ही, मैं ईमेल एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एग्जैक्ट डेट आई थिंक 20-21 मई की बात है ये, 2022। मैं ईमेल स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को कॉलेज मेरी यूनिवर्सिटी एस एन से, वहाँ से मेरे को इंक्यूबेशन का ईमेल आया होगा, तो उसके लिए मैं स्क्रॉल कर रहा था, एंड मैंने देखा कि सोनी से एक ईमेल मेरे को 1 हफ्ता पहले आ रखा है फॉर राउंड 2। तो मैंने जब वो ईमेल देखा तो मैं शॉक हुआ। मैंने कहा, मेरे के लिए बहुत बड़ी बात लगी। मैंने कहा यार हमारा राउंड 2 मतलब क्या, हमारा आइडिया है ऐसा कि वो शार्क टैंक जा सकता है। मैंने राउंड 2 अप्लाई किया और फिर मैंने छोड़ दी होप। मैंने कहा यार एक हो गया राउंड, मेरे को नहीं लगता दूसरा होगा, क्योंकि तीसरा राउंड होता है इन पर्सन ऑडिशन, और हमें उस टाइम पे जो लोगों ने बताया था कि इन पर्सन ऑडिशन में सिर्फ टॉप 1500-2000 स्टार्टअप्स ही होते हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे को एक दिन सुबह के 8 बजे मेरे को मैं ईमेल आ गया कि भाई आपका राउंड 2 भी हो गया, आपको राउंड 3 के लिए ऑडिशन के लिए जाना है। तो अब ये मेल आया तो मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हमारा आइडिया है इतना कि हम शार्क टैंक जा सकते हैं। मैं प्रिपेयर किया, पिच तैयार करी, ऑडिशन दिया और अच्छा ऑडिशन हुआ। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यार ये बहुत अच्छा ऑडिशन हो गया, हम टीवी पे आ रहे हैं। मैंने घर पे फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मम्मी शार्क टैंक 3 राउंड हो गया मेरा, और अब तो लग रहा है कि टीवी पे आएंगे। मैंने मम्मी को फ़ोन किया। अब मम्मी ने अपने किसी रिलेटिव से, बात इतनी फैल गई कि अगले दिन अखबार में खबर लग गई मेरी कि बंगाना का अंकुश पहुंचा शार्क टैंक के तीसरे राउंड में, और ये सब चीज़ें। अब सब लोग होप कर रहे हैं कि अब मैं शार्क टैंक सीज़न 2 के टीवी पे आऊँगा। शार्क टैंक का सीज़न 2 आया और हम नहीं आए। मैं बहुत सेटबैक फील हूँ। मैंने कहा सब लोग, मतलब ऐसे इतनी बड़ी बात फैल गई और हम आए नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा क्यों नहीं आए, ठीक है बैठ के सोचते हैं। मेरे को बहुत बड़ा फेलियर था वो, बहुत बड़ा फेलियर, बहुत बड़ा सेटबैक था, लर्निंग बहुत बड़ी थी। फिर मैंने बैठ के जनरली मैंने बैठ के चीज़ें नोट डाउन करी कि अच्छा मेरे पिच में क्या हुआ, मैंने क्या क्या गलतियाँ करी होंगी, मैंने आज तक क्या किया 2 साल पूरा। मैं 2-3 दिन एकदम आइसोलेट होकर बैठा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ये सब चीज़ें मैंने गलत करी और ये मेरे को सही करनी है चीज़ें। तो उस टाइम पर हमारा ये सब हमने करी, पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत फोकस किया, बिजनेस की ब्रांडिंग पे फोकस किया। शार्क टैंक सीज़न 3 जिस दिन मैंने अप्लाई किया, उसी दिन मैंने टिश्यू पेपर पे लिख दिया था कि मैं शार्क टैंक सीज़न 3 आऊँगा, स्टॉप मी इफ़ यू कैन। मेरे पिच में भी है ये, मेरे शार्क टैंक के प्रोमो में भी मेरा वो टिश्यू पेपर का स्क्रीनशॉट आज भी दिखाते हैं वो सब जगह। मैंने लिख दिया वो और मैंने पोस्ट कर दिया पब्लिकली। इट्स नॉट अलाउड टू पोस्ट एनीथिंग रिलेटेड टू शार्क टैंक, मैंने पब्लिकली पोस्ट कर दिया कि मैंने कहा मेरे को रोक के दिखाओ। पीपल कंसिडर इट एज मैनिफेस्टेशन, आई ऑल्सो कंसिडर इट एज मैनिफेस्टेशन, बट इट वॉज पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी। मेरी वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी था कि भाई मेरे को पता है कि मैं आगे क्या करूँगा। वो डाला हमने, उसके बाद चीज़ें हमने करी। जिस दिन मैं पोस्ट करा था मेरे इंस्टाग्राम पर 2700 फॉलोअर्स थे।
आफ्टर 6 मंथ्स मेरे इंस्टाग्राम पे 60,000 फॉलोअर्स थे, जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। हमने इतना इतना वो चीज़ों पे हमने काम किया था। एंड अब मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा होगा। जिस मेरे को ये तो पता था कि मैं तीसरे राउंड तक पहुंचूंगा, ऑडिशन वाले तक। ऑडिशन ही क्रैक करना था सिर्फ। तो इस बार ऑडिशन जब हम पहुंचे तो मेरा पिछली बार ऑडिशन चला था 20 मिनट, इस बार ऑडिशन चला मेरा 2 घंटे। और हमने ऑडिशन बाय गॉड्स ग्रेस क्रैक किया और शार्क टैंक हम पहुंच गए। तो फेलियर लेड टू सक्सेस। तो इट ऑलवेज हैज़ बीन लाइक दैट ओनली। उसके बाद फेलियर, उसके बाद शार्क टैंक हुआ, उसका एक और फेलियर आ गया कि हमारे ऐड अकाउंट्स डिसेबल हो गए। तो शार्क टैंक 2 महीने 3 महीने बड़ी अच्छी सेल्स आई, उसका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया बिकॉज हम शार्क टैंक की वो कंटेंट की ऐड रन कर रहे थे। एंड सडनली ऑलमोस्ट 100+ ब्रांड्स का ऐसा हुआ था। ऐड ही अकाउंट ही डिसेबल हो गए तो आप ऐड कहाँ से रन करोगे? ऐड नहीं रन करोगे, सेल कहाँ से आएगी? अब शार्क टैंक के बाद हमने हमारी टीम डबल कर ली थी, 30 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए थे। तो उनकी भी सैलरीज देनी है, सेल नहीं आई, मतलब आपके पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से दोगे, सीधी सी बात है। तो देन ये अगेन मैंने कहा एकदम से भाई हम तो बहुत बढ़िया, हम पीक इंजॉय कर रहे थे, फेम इंजॉय कर रहे थे, अब एकदम से नया स्ट्रेस आ गया। सो फिर मैं वहाँ से वापस हिमाचल से शिफ्ट टू दिल्ली, मतलब फंडिंग के लिए इधर उधर ट्रैवल, लोगों से मिले। देन वी गॉट फंडेड। आई मेट आकाश भाई, फाउंडर ऑफ बेला विटा परफ्यूम्स, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट, मतलब बेस्ट इन D2C गेम जो सभी बोलते हैं उनको। उनसे बात करी, उनसे आई थिंक विद इन 50 मिनट्स हमने डील क्लोज कर दी कि मैं आऊँगा और मैं ऐसे हेल्प करूँगा। और भैया ने बहुत चीज़ें हमें समझाई कि जो मैं करनी चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा था। और अब डिफरेंस, मतलब एक इंसान के आने से कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है वो आपको बताता हूँ। सितंबर मंथ हमने करी थी 20 लाख की सेल। सितंबर 30 को आकाश भाई ज्वाइंट। अक्टूबर मंथ में हमने करी थी 55 लाख की सेल। नवंबर मंथ में हमने करी थी 65 लाख की सेल। और दिसंबर मंथ में हमने करी थी ऑलमोस्ट 1 करोड़ की सेल। कौन सी 3 चीज़ें आपने डिफरेंटली की आकाश के आने के बाद? पहली, हमने कंटेंट बहुत डिफरेंट बनाया। उनका एक ही फोकस था, कंटेंट इज द की। मैं फाउंडर फोकस्ड ऐड रन ही नहीं करता था। हम सिर्फ कैटलॉग कैंपेन्स और वीडियो कैंपेन्स रन करते थे। क्योंकि आपने अगर बेला विटा के कैंपेन्स देखे होंगे, जो इनिशियल डेज ऑफ बेला विटा, इवन आई थिंक प्रेजेंट डेज पे, तो आकाश भाई खुद जाके लोगों से बात करते थे, परफ्यूम स्मेल करवाते थे। तो फाउंडर फोकस्ड एड्स, वो हमारा फर्स्ट था, हमने वो रन करी। सेकंड, डिस्काउंटिंग अच्छी दो, आप ऑफर अच्छे करो, दैट वर्क डल बेट, वो बहुत ही अच्छा काम किया हमारे लिए। फिर हमने कैंपेन रन किया बाई 2 गेट 1 फ्री, जिससे हमारा एओ भी बढ़ा कि लोग 2 साड़ियाँ, लोग यूजुअली 2 साड़ियाँ ऑर्डर कर ही देते थे, लेकिन जो एक साड़ी भी ऑर्डर कर रहे थे उनके लिए भी हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि ठीक है आप बाई 2 गेट 1 लो तो 2 साड़ी आप तीसरी फ्री मिल रही है, कोई भी और एनी ऑप्शनल। सो ये हुआ। फिर और हमने मतलब कैंपेन अच्छा, कंटेंट हमने बहुत अच्छा एक कंटेंट कैंपेन बनाया। पहली बार हमने एक बहुत फुल फ्लेज प्रोडक्शन किया, 5-6 लाख स्पेंड किया उस पर। सो ये सारी चीज़ें चेंज हुई, टीम अच्छी आई, अच्छे लोग आए टीम में। तो ये जब ये चीज़ें हम करने लगे तो डेफिनेटली चीज़ें वर्कआउट करी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले। देन जनवरी में जब ये चीज़ चल रही थी, तब जनवरी मतलब जब से मैंने शुरू किया था तब से लेकर अभी तक मैंने शायद एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया था, 2021 से लेके 2024 तक। और शार्क टैंक के बाद ये बहुत ही और ओवर मैंने कर दिया था अपने लिए पर्सनली। जो मेरे को पर्सनली लोग जानते हैं अब तो नहीं, जो पहले से मेरे को जानते होंगे 2021-22 से, जो मेरे कॉलेज टाइम पे, कॉलेज के बाद जब मैं स्टार्टअप कर रहा था, जो मेरे वहाँ पे इंटर्न्स थे, दिन हो कि मेरा काम करने का तरीका, तो हम पूरी रात काम करते थे। कॉलेज में पूरी रात जागते थे हॉस्टल टाइम पे। तो मेरी हैबिट बन गई है वो रात को काम करना। रात को काम करते थे, सुबह 5 बजे सोना, 10-11 बजे उठ जाना, फिर से काम पे लग जाना, क्योंकि अकेला ही था मैं टीम पे। तो यही मेरी हैबिट बन गई। घर पे हिमाचल में भी मैं जब था तो यही काम करता हूँ। मेरे घर वाले कहते थे भाई सो जाया कर, टाइम पे सो जाया कर। तो यही मैं काम करता था। अब प्रॉब्लम क्या होगी, ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे को रियलाइज़ नहीं हुई। मेरे को टाइम पे रियलाइज नहीं, मेरे को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, मेरे को हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, मेरे को मेरी मेंटल हेल्थ पे, जो मैंने नहीं किया, जो मेरे लिए जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सो शार्क टैंक हुआ, अगेन स्लीपलेस नाइट स्टार्टेड, स्लीपलेस डेज ऑल्सो स्टार्टेड। तो मैं सोना ऐसा था कि 2 घंटे 3 घंटे ही सो पा रहा हूँ। ये चीज़ें अफेक्ट करने लगी। फिर ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर मेरा इंस्टा अकाउंट डिसेबल हो गया, पर्सनल दीवा का भी डिसेबल हो गया। आई गॉट कट फ्रॉम माई ओन नेटवर्क। वो भी शार्क टैंक कि हाँ, वो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हुआ था।
बट ठीक है, वो हमारी गलती भी थी, हमने वीडियो डाली थी। जनवरी में आके ये चीज़ फट गई, कुछ आई थिंक 12-13 जनवरी का दिन होगा, वहाँ पे आके ये चीज़ एकदम बहुत क्रेजी हिट हुआ। तो जिस दिन ये हिट हुआ उस दिन मैंने सबसे पहले भैया से बात करी, मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। देन ही सजेस्टेड टू टेक अ पॉज एंड देन वी टुक अ पॉज। मतलब मतलब दीवा को चलने के लिए मेरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर मैं ही स्टेबल नहीं हूँ, मैं ही वेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो दीवा नहीं कर सकता वेल। एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू चेज थिंग्स, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक अ पॉज व्हेन नीडेड। देन वी टुक अ पॉज, जनवरी में टुक अ पॉज, फेब मार्च, 2.5 महीने का मैंने पॉज लिया 31 मार्च तक का, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 करोड़ का रिवेन्यू कर लिया था तब तक एनुअली। तो हमें कोई रश नहीं था कि ठीक है अब 10 थोड़ी करना है, 8 क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 करोड़ बढ़ा के। 31 मार्च वी टुक अ पॉज, एवरी वन लेफ्ट आफ्टर दिस, वट एवर द इंसिडेंट हैपेंड, एवरी वन लेफ्ट, टीम लेफ्ट, मैं अकेला वापस आई वॉज अलोन। देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो मेरे को नज़र आ गई बाद में आफ्टर मी टेकिंग पॉज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन अ ब्रांडिंग साइड जो मेरे को नज़र आई कि मैंने ये चीज़ शुरू नहीं करी थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत ही बढ़िया, ये शायद जो लोग सुन रहे हैं ना उनके लिए लर्निंग की भी बात नहीं है, बहुत ही जो अब जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी अब क्या क्या गलतियाँ कर देता हूँ आपको पता भी नहीं चलता। हम एक ब्रांड, मैंने जो ब्रांड बनाया था, जो मैंने दीवा की शुरुआत करी थी, वो मैंने दीवा की शुरुआत करी थी कि मैं भारत के साड़ी कल्चर को ग्लोबलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसको ट्रेंडिंग कल्चर मॉडर्नाइज्ड करके कुछ नए तरीके से, लेकिन विद द सेम ट्रेडिशनल उसका कौन जो रख के एस्पेक्ट को ना, उसकी जो छवि है उसको ना बखेर के ख़राब करके, बट स्टिल उसको मॉडर्न टच दे के, कुछ अलग टच दे के मैं उसको दुनिया तक लेके जाना चाहता हूँ। एंड जब सीजन 2 मेरा रिजेक्ट हुआ, आई डिड द थिंग्स, हमने फैशन वीक्स किए, कोई नहीं करता था फैशन वीक्स में साड़ीज़ को रिप्रेजेंट, आई वॉज द ओनली द फर्स्ट पर्सन, आई कैन प्राउडली से कि हमने वो चीज़ें करी। बीइंग मतलब मेरे को लगता नहीं था कि कुछ छोटा ब्रांड या ब्रांड, साड़ी ब्रांड, D2C ब्रांड फैशन वीक्स कर ही रहा था। हमने वो फैशन वीक्स किए, हमने साड़ीज़ में फैशन वीक किए, नॉट जस्ट इंडियन, वी डिड इंटरनेशनल फैशन वीक्स एज वेल, आई डिड डिज़ाइनर शोज एज वेल, हमने बहुत सारी चीज़ें करी एंड वी प्लेज साड़ी एज अ नॉट जस्ट एज अ ट्रेडिशनल कल्चर प्रोडक्ट बट एज अ फैशन वेयर। और मीन वाइल इन द जर्नी मैं शायद वो चीज़ से परे हो गया आफ्टर शार्क टैंक। शार्क टैंक में मेरा पिच ऐसा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन मेरा हुआ, बहुत ही वैसा रिप्रेजेंटेशन हुआ कि मैं भी उस तरफ झुक गया। फंडिंग के बाद जो लोग भी आए, जो टीम आई, अब कह रहे हो क्या वर्क किया, एवरी लाइक इवन वी डिड कॉन्टेंट बट वी स्टार्टेड कॉपिंग अदर पीपल, वी स्टार्टेड कॉपी, हम जो मेरी पहचान थी, मैं नई चीज़ें बनाता था, मेरी खुद की आइडेंटिटी थी, मैं नए कंटेंट बनाता था, मैं नए फैशन वीक्स, मैं हर चीज़ नहीं करता था, अलग करता था। लेकिन हम कॉमन चीज़ें कैसे क्यों करने लग गए, सेम चीज़ें। ये जब मैंने पोस्ट लिया तो मैं सोचता रहता था कि भाई मैंने, कि हम क्या कर रहे हैं। मैं हर दिन यही सोचता कि दीवा को वापस कब शुरू करूँगा, मेरा मेंटल स्टेट वॉज नॉट राइट। तो एवरी डे आई यूज टू थिंक कि मैं इसको वापस स्टेट शुरू कब करूँ, वापस कब वो दिन आएगा जब मैं ऑफिस जाऊँगा, कब वो दिन आएगा। अब हर दिन तो तब ये चीज़ें जब मेरे माइंड में चली कि भाई हमने गलत करा था, मैं ठीक होने लग गया, बेटर होने लगी सिचुएशन, तो मैंने सोचा कि यार ये तो दिस इज़ नॉट राइट जो मैं कर रहा हूँ, आई नीड टू मेक थिंग्स राइट। अगर मेरे को या तो बंद कर दो इसको, मेरे को कॉपी कैट चीज़ नहीं बनानी है, मेरे को वो चीज़ बनानी है जो जो मेरी पहचान है, मेरा क्रिएटिव एस्पेक्ट है, मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं कुछ अलग चीज़ बनाना चाहता हूँ। देन आई केम अप विथ समथिंग कि भाई मैं साड़ी सब बेच रहे हैं, एवरी वन इज सेलिंग साड़ीज, एवरी वन इज सेलिंग इन द सेम वे, बट आई डोंट वॉन्ट टू सेल द साड़ीज इन द सेम वे। पीपल थिंक sarees are not comfortable, people thinks you can't wear sarees everywhere, people think that sarees are not fashionable, it is all what people think or some people think। मैंने कहा ये हम ब्रेक करेंगे, these kind of stereotypes we will break। we came back in April and हमने we did different campaigns। हमने साड़ी में बोटिंग करवाया लड़कियों को, हमने साड़ी में पैराग्लाइडिंग करवाया, मैंने खुद पर्सनली साड़ी ड्रेप करके फैशन वीक किया, हमने फिर से फैशन वीक स्टार्ट किए। एंड नाउ आई एम ऑन अ ट्रैक कि सेल्स फॉलो करती हैं, हमने इतना रियलाइज़ किया कि सेल्स ऑलवेज फॉलो, बट पहले ब्रांड किसके लिए स्टैंड कर रहा है वो मैटर करता है। सो अगर मैं आज वन लाइन में बोलूँ कि मैं क्या दीवा को मैं क्या देखना चाहता हूँ, तो आई एम बिल्डिंग रेडबुल फॉर साड़ीज़। ओके, इन अ वन लाइन अगर मैं आपको, यू नो वट रेडबुल स्टैंड्स फॉर, राइट। रेडबुल का अगर आप पेज, यू डोंट सी रेडबुल, यू जस्ट सी वट थिंग्स दे डू, the content, the kind of content they create।
सिमिलर वे में मैं साड़ी के साथ कर रहा हूँ। अगर पैराग्लाइडिंग हो गया, बोटिंग हो गया, या फिर लॉट ऑफ रिवर राफ्टिंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया, ये सब चीज़ें आप नहीं देखते, यूजुअल अनयूजुअल चीज़ें जो आप नहीं देखते हो साड़ी में लोगों को करते हो, वो हम चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को साड़ी साड़ी कंफर्टेबल नहीं है। पहली चीज़, साड़ी ये जो लोग सोचते हैं वो ब्रेक करना है। साड़ी आप हर जगह नहीं पहन सकते, ये ब्रेक करना है। साड़ी फैशनेबल नहीं है, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें, तो उस वे में मैं ब्रांड को आगे लेके जाना चाहता हूँ। ओके, लेट्स से अंकुश भाई, आपसे मैं पूछता हूँ कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या वेबसाइट भी ले लें, क्लोथिंग ब्रांड बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? ओह, आई थिंक आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों की ही मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि यूट्यूब से आप सीखोगे कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हम सीखेंगे कहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को प्रोडक्ट्स कहाँ पे पोस्ट करने हैं। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों ही बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की ऑडियंस को कैटर कर रहे हो। बट इंस्टाग्राम इज़ वन जहाँ पे आप इजीली आप वायरल मतलब कर सकते हो चीज़ों को। अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो तो चीज़ें वो पुश करता है इंस्टाग्राम। दैट इज़ वन थिंग, तो वहाँ पे आप आराम से बना सकते हो। इंस्टाग्राम इज़ वन। सोशल कॉमर्स बहुत बूम कर रहा है आज की डेट में। सोशल कॉमर्स अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप देखते होंगे लोग दुकान पे बैठ के, आज हम लेके आए हैं, ठीक है, आज हम ये लेके आए हैं, आज हम वो लेके आए हैं, तो अपनी दुकान पे बैठ के कोई बैग्स बेच रहा है, कोई सब कपड़े बेच रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है, एंड दे आर सेलिंग हैवीली, क्रेजीली। वो D2C ई कॉमर्स को पीछे कर रहे हैं। तो सोशल कॉमर्स इज़ वट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एज वेल। हम भी कुछ उसको ऑफकोर्स ब्रांडेड स्टाइल में करेंगे, नॉट इन द ओल्ड स्टाइल। हमें सब लोग कर रहे हैं, ऑफकोर्स हमारा तरीका अलग होगा। सोशल कॉमर्स इज़ वट आई एम लुकिंग एट। सोशल कॉमर्स ऑलरेडी बहुत बड़ा है। जापान, चाइना जापान में देर आर मॉल्स, स्पेसिस बने हुए हैं जहाँ पे कैबिन्स बने हैं, अलग अलग कैबिन्स हैं, जहाँ पे बस पूरा टाइम 24/7 यही चल रहा है। सोशल कॉमर्स, लोग लाइव है, फेसबुक लाइव चला हुआ है कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। दिस इज़ द न्यू कैटेगरी। ये लोग कर सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है आपके पास, आप कह रहे हो 1 लाख, 1 लाख भी नहीं है, कुछ मत करो भाई। इंस्टाग्राम पर पेज बनाओ, पेज का नाम रख दो आपका नाम राहुल फैशन, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं है, आपके आसपास दुकान तो हुई कपड़े की, उसके पास जाओ, उसके ही टी शर्ट उठाओ और वीडियो बना दो, आज हम आपके पास लेके आए हैं, और डाल दो। लगातार 15 वीडियो डाल दो। मैं लिख के दे रहा हूँ, एक लगातार 30 दिन डालो, चलो 15 दिन बहुत कम, 30 दिन डालो लगातार उसी बंदे की दुकान पे, सेम दुकान पे जाके। 30 दिन के अंदर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने चीज़ें रियलाइज़ करी, ये चीज़ वर्क कर रही है, हो जाएगा आपको आगे। फिर आप चाहे अपना खुद का इन्वेंट्री शुरू कर लो, चाहे आप खुद के लिए दुकान खोल लो। आपको पता, अब तो वैलिडेशन हो गया ना, कस्टमर आ रहे हैं, या फिर उसी के साथ बात कर लो बंदे से, भाई ठीक है, बात कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू। वही जिसको करना है वो कहीं से भी कुछ भी कर लेगा। आज अगर मेरे पास कुछ भी नहीं हो, आज दीवा बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, 0 रुपया मेरे पास, 1 भी रुपया ना हो, मैं ये करूँ, आई विल डू दिस। मैं इंस्टाग्राम पेज बनाऊंगा, मैं अपने आसपास कोई कपड़े की दुकान होगी, मेरे पापा की है, पर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पापा की भी नहीं है। मैं एक नया बंदा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई रैंडम इंसान हूँ। तो मैं कपड़े की दुकान पे जाऊँगा, विमेन कैटेगरी ही मैं चूज़ करूँगा, विमेन फैशन ईजी टू सेल होता है। उसकी दुकान पे जाके डेली एक एक प्रोडक्ट उसका उठाऊंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा और डाल दूंगा, और उसी के प्रोडक्ट बेचूंगा, उसी से ले लूँगा। मैं तेरे हर प्रोडक्ट से 100 रुपये ले लूँगा या 200 रुपये ले लूँगा, वट एवर इट इज़। ओके, क्लोथिंग ब्रांड में अंकुश भाई कोई पर्टिकुलर ऐसा कैटेगरी है कि लेट्स से जीन्स ज़्यादा इजी हैं ऑनलाइन बेचना, या साड़ीज़ या कुर्तीज़ या? करंटली कुर्तीज़ चल रहा है करंटली इंडियन मार्केट में। अगर मैं विमेन वेयर में ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। मेंस वेयर मेरे को अभी ना मेरे को समझ आता है, ना मेरा नॉलेज ही नहीं है उस इंडस्ट्री का, ना मेरे को स्ट्रीट वेयर का नॉलेज है, ना मैं स्ट्रीट वेयर से आता हूँ, ठीक है, मैं उस सर्कल से भी नहीं आता हूँ। तो मैं उसके कुछ भी कमेंट करूँ, मेरा पर्सनल तो ये लगता है, मेरे को लगता था कि आई डोंट थिंक उसमें पैसा बनाना ही है, मतलब पैसा बनाना बहुत मुश्किल है मेरे को लगता है मेंस वेयर में, क्योंकि बहुत टफ होता है मेंस को बेचना। हम साल में 2 बार शॉपिंग करते हैं, उसी में हाँ, चार हम चार इम्पल्स बाइंग shirts। नहीं करते हैं, मैन इम्पल्स बाइंग विमेन करती हैं। तो मेरे लिए विमेन एज अ कैटेगरी, विमेन फैशन एज अ कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है, और विमेन एथनिक एज अ कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है। लोग कंटिन्यूस डेली, आप मेजर ऑफ आज भी मास इंडिया एथनिक ही पहनता है, कुर्तीज़, कुर्ता सेट्स, कॉर सेट्स, सूट्स, साड़ीज़, यही चल रहा है। तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी चूज़ कर लो। साड़ीज़ अब बहुत ही क्लटर्ड हो चुकी है,
ठीक है, मैं तो किसी को मना भी नहीं करता भाई, आओ आप compete कर सकते हो, compete करो आप, है ना, हम भी ट्राई कर रहे हैं, अपने हमारे से बड़े बहुत लोग बैठे हैं जिन्हें हम ट्राई कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी क्लटर्ड। ठीक है, अभी न्यू जो मेरे को न्यू मार्केट जो नज़र आ रही है और जो बढ़ रही है, कुर्तीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है, बट कुर्तीज़ में D2C उतने ब्रांड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे जितने अब बनना शुरू हो गए हैं। पिछले 1 साल में कुर्ती कैटेगरी में इतने ब्रांड्स आ गए हैं जितने साड़ीज़ में नहीं आए। सो कुर्ती जिसमें ज़्यादा ब्रांड्स आ रहे हैं, मतलब चीज़ बिक रही है, सिंपल सी बात है। मेटा पे भी मतलब अच्छा रोएस कुर्तीज़ में मिल रहा है। सो कुर्तीज़ वन कैटेगरी जो चल रही, क्योंकि लोग अब ना, लोग सलवार सूट जो पहनती है ऑडियंस, वो ऑडियंस अब कुर्तीज़ प्लस जीन्स या कुर्तीज़ प्लस प्लाजोज या समथिंग, इसमें वो शिफ्ट हो रही है। सो वो एक न्यू इस तरह से नई मार्केट काइंड ऑफ अमर्ज होके आ रही है। सो इट्स अ गुड गुड मार्केट टू लुक एट। ओके अंकुश भाई, एज अ फाउंडर आपका ज़्यादा टाइम कौन सी एक्टिविटी में जाता है दिन भर? ओह, मेरा ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम ही सॉल्व करने में चला जाता है। हर दिन कोई नया स्यापा खड़ा होता है, आई मस्ट से। बट हाँ, हमारा टाइम कंटेंट ही मेरा, मैं देखता हूँ मेजर मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, कि हाँ ऑपरेशंस टीम अलग देख। कंटेंट में मेजरली आप क्या देखते हो? कंटेंट में मेजरली दो तरह के कंटेंट देखो, कि अब सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट डाल रहे हो और आप ऐड पे क्या कंटेंट डाल रहे हो, दोनों कंटेंट्स वेरी डिफरेंट होंगे। अब जैसे हमने कहा कि हमने एक कैंपेन किया, अगर पैराग्लाइडिंग करा साड़ी में, तो उस कैंपेन की प्लानिंग में हमें लगे 10-12 दिन 15 दिन, है ना, उसके सिक्योरिटी कंसर्न, ये सब चीज़ें देखने में। तो वो सारा मैंने ऑफकोर्स उसको लीड किया, आइडिएट किया कि अरे ये हम चीज़ करेंगे। सो ये सब चीज़ें कि सोशल मीडिया पे क्या किस तरह का चीज़ हम अगला 1 महीना 2 महीने हम क्या करेंगे, 3 महीने हम क्या करेंगे, एड्स पे किस तरह का कंटेंट हम बनाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं, मतलब एड्स का जो कंटेंट होता है वो ऐसा होता है कि अभी बस झट से आया आइडिया, लेट्स डू दिस, आओ शूट करते हैं, कट 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 आ गया, मैं बैठ के, हाँ जी आज हम लेके आए हैं आपने ऑफ़र। तो ये सब चीज़ें, फिर वेबसाइट पे ऑफर्स हम किस तरह के क्या कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स क्या हम लॉन्च कर सकते हैं, न्यू कैटेगरीज के ऊपर कुछ करना। तो जैसे अभी वी आर वेंचरिंग इनटू अ वेरी न्यू कैटेगरी, न्यू ब्रांड ही हम उसके लिए खोल रहे हैं। हम दीवा में ऐड नहीं कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग इनटू सलवार सूट्स, कुर्ती, कॉर सेट्स एंड कुर्ता सेट्स, विमेन में ही। तो ये जो न्यू ब्रांड है ये एसेट लाइट नहीं होगा, ये ओमनी चैनल ब्रांड जो होगा, जिसमें ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, ई कॉमर्स भी होगा, प्लस सोशल कॉमर्स भी होगा, एंड होपफुली मार्केट प्लेसेस भी होंगे, जैसा आपसे हमारी बात हुई। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये एकदम ही डिफरेंट कैटेगरी है। नाम भी हमने डिसाइड कर लिया है, अभी तक कहीं मतलब अनाउंस भी नहीं किया, बट टाइम मतलब हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, बट हाँ फुलकारी नाम से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फुलकारी बाय दीवा। तो इसको नेक्स्ट मंथ हम लॉन्च करें। तो दिस इज़ वट, बिकॉज आपने बोला कौन सी कैटेगरी, दिस इज़ वट माई न्यू कैटेगरी जो मैं देख रहा था कि बूम कर रही है, एंड आई वॉन्टेड टू एंटर इन टू अ लॉन्ग वे, एंड दिस इज़ माई लेगेसी बिजनेस। मेरे पापा भी यही काम करते हैं, मेरी मम्मा भी ये काम करते हैं, मेरे कज़न्स ये काम करते हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव सेम कैटेगरी में काम करते हैं। सो दिस इज़ द वन कैटेगरी जो मेरे, ऑफकोर्स जो मेरे जेन्युइन ब्लड में है। तो मैं अगर उस कैटेगरी को अच्छे से ना लेके आऊँ तो फिर कैसे, मतलब तो उसको एक हम कर रहे हैं। ओके वंडरफुल। Yeah. बहुत मज़ा आया अंकुश भाई, बहुत सारी लर्निंग मिली है इस पॉडकास्ट में। आई एम श्योर जो पॉडकास्ट शुरू करना चाहता है, आई एम श्योर जो क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना चाहता है, वो मुझे लग रहा है 50,000 से स्टार्ट कर सकता है। इस पॉडकास्ट को देखते देखते उसको एंड तक सब कुछ पता चल गया होगा। मेरी जो की लर्निंग्स रही है, सबसे पहले कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जी। नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, कंटेंट इज़ द किंग। नंबर 4, आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपने इन्वेंट करके छोड़ दिया और चल रहा है। नंबर 5, बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स होंगे। वो तो हैबिट बन जाएंगे। मैं तो ये बोलूँगा अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड। एंड एक और मतलब एक और चीज़ ट्राई करना कि फंड रेज के पीछे मत भागना। ओके, फंड रेज के पीछे मत इस भागना। पे थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे? मैं इस पे डिटेल में बताऊंगा, तो मैं ये बताऊंगा कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को ये पता नहीं था कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर मेरे को रियलाइज़ होगा, पता चला कि अच्छा ये स्टार्टअप होता है, ये फंड रेज होता है। तो मैं फंड रेज के पीछे भागा, और मैं शार्क टैंक सीजन 2 की अगर हम बात करें तो फंड रेज के लिए ही था। वो मेरे को इतना डर लगता था, अरे कितना मांगूँ मैं, तो मैं 20 लाख की आस्क थी मेरी सीजन 2 में, 20 लाख एट 1 करोड़ वैल्यूएशन। तो 20 लाख में कुछ आई थिंक 20% की मेरी वो थी। मेरे को डर लगता था कि यार 1 करोड़ मेरी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ कैसे हो सकती है ना। तो बड़ी पैसा डर लगता था, लेकिन फंडिंग के पीछे भागा हुआ था मैं। कभी किसी इन्वेस्टर से मिल रहा हूँ, कभी किसी से मिल रहा हूँ, कभी किसी से मिल रहा हूँ, हर दिन किसी इवेंट में जा रहा हूँ। मैंने इतना टाइम वेस्ट करा उस चीज़ में, जो कि मेरे को जेन्युइनली आज लगता है कि मैंने क्यों किया। बट अगेन ऑफकोर्स इट वॉज अ लर्निंग, कि मैंने सीखा। शार्क टैंक सीजन 2 जब नहीं हुआ तो मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा मेरे को फंडिंग नहीं चाहिए।
मेरे को ज़ीरो से बिल्ड करना है, मेरे को वैसे बिल्ड करना है कि मैंने बिना फंडिंग के हमने वो सब चीज़ें करी, पॉडकास्ट ये सब चीज़ें करा, अच्छा कुछ सबसे, क्योंकि हमने सेल्स अच्छी करना शुरू कर दी थी। वहाँ से हमने पैसे कोई री इन्वेस्ट करते गए, कभी खुद के लिए नहीं निकाला, लेकिन री इन्वेस्ट किया, करते गए। शार्क टैंक हो गया। और शार्क टैंक के बाद खुद इन्वेस्टर्स सामने से, मतलब जिन इन्वेस्टर्स को मैंने पिच किया था, आई रिमेंबर वन ऑफ द इन्वेस्टर जिनको मैंने खुद से पिच किया था, जिन्होंने मेरे को कहा था कि भाई इट्स अ वेरी इट्स नॉट अ वेरी फैसिनेटिंग कैटेगरी, हु बाइज साड़ीज, ऐसा ऐसा एक्चुअल कमेंट था। एंड द सेम इन्वेस्टर मैसेज्ड मी पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम, नॉट ऑन लिंक्डइन, कि हम कुछ लेट्स कनेक्ट है ना, लेट्स सी द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। एंड मैं उसके ऊपर का, मतलब मेरा ईमेल का मैं ट्रेल देख रहा हूँ, तो यार मैंने कहा अब सेम पर्सन जो, मतलब जिनसे मेरी बात हुई है, तो सब चेंज हो जाता है खुद ही। आप अगर फंडिंग के पीछे भागोगे, आप खुद का टाइम वेस्ट करोगे। आप ब्रांड अगर अच्छा बना लोगे, इन्वेस्टर्स आपके पीछे भागेंगे, बिकॉज इन्वेस्टर लुक फॉर गुड ब्रांड, इन्वेस्टर लुक फॉर गुड फाउंडर्स, जो कि हमारे साथ हुआ। उसके बाद मेरे को एक यूएस से इन्वेस्टर्स ने रीच आउट किया था, बहुत सारे। शार्क टैंक के बाद तो कुछ 25 30 40 इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने रीच आउट किया था, तब हम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद हमने फिर हमें, बिकॉज वी गॉट अ वेरी गुड मेंटोर एज आकाश भाई, तो दैट वाज द डिसीजन विच आई टुक। वंडरफुल। जाने से पहले अंकुश भाई, 3 की लर्निंग्स। फर्स्ट कि इफ़ यू वांट टू डू इट देन डू इट। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर दो। मैं हमेशा ही चीज़ कहता हूँ कि समंदर में कूद के ही पता चलेगा कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, समंदर में कूदने के बाद आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे। एक, या तो आप तैरना सीख जाओगे, ठीक है, आपके पास 2 ही ऑप्शन, या तो सर्वाइव करना है या मरना। मोस्टली केसेस में कुछ लोग मर जाएंगे जो गिव अप कर देंगे, और कुछ लोग सर्वाइव कर जाएंगे। जो सर्वाइव कर जाएंगे वो लोग तैरना सीख जाएंगे। और अगर आप तैरना सीख जाओगे तो एक दिन तो जरूर आएगा जब आप उस तरफ पहुंच जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो दिस इज़ द वन थिंग कि आपको करना है तो आपको कूदना पड़ेगा। दूसरी लर्निंग है कि यू विल मेक मिस्टेक्स, आप गलतियां करोगे, ऑन अप टू इट। आपने गलती करी है, आप गलती मानो और आगे बढ़ो और उस गलती को सुधारो। यही करोगे, आप गलतियों से सीखोगे। ऐसा होगा ही नहीं कि आप परफेक्ट फाउंडर निकल के आप बनोगे। परफेक्ट फाउंडर आप हमेशा वेंचर करते करते ही बनोगे। 1 साल 2 साल लगेंगे, 3 लगेंगे, किसी को 4 लगते हैं, किसी को 10 लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जितना जल्दी आप सीखते हो। मेरे को 3 4 साल लग गए। ठीक है, मैंने बहुत गलतियां करी, बहुत बड़ी गलतियां करी, लेकिन शायद मैं गलतियों के आगे सुधर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, हर दिन कर रहे हैं नई गलतियाँ। तीसरी की लर्निंग है मेरी कि गिलास को होल्ड मत करके रखो। ये बहुत मेरा एक खुद की मैंने एक बनाई हुई है कि एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं खुद के लिए देता हूँ, किसी को अगर कोई मेरे से बात करते कभी आता है उनको देता हूँ। तीसरी की लर्निंग है कि ऑलवेज कि डोंट होल्ड द ग्लास फॉर टू लॉन्ग। कि मान लो कि मैं फाउंडर हूँ और मेरे को लग रहा है कि मेरा ये आइडिया काम करेगा। ठीक है, मैं इस आइडिया को पकड़ लिया, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं टाइम लगाया जा रहा हूँ, वर्क नहीं कर रहा। हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हमने इस ग्लास को तब से पकड़ के रखा है। अगर मैं इस ग्लास को टाइम पे छोड़ दूंगा, क्या पता मेरे लिए दूसरे गिलास में कोई बेटर चीज़ वेट कर रही हो। मैं जब तक अपने हाथ से इस पानी की बोतल को छोड़ूंगा नहीं, क्या पता दूसरे गिलास में कोल्ड ड्रिंक हो, विस्की हो, वट एवर यू लाइक, है ना। तो जब तक मैं इस बोतल को नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं दूसरी बोतल को होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। सो एज अ फाउंडर्स हम क्या करते हैं ना, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेके, आइडियाज़ के साथ। तो मैंने 4 साल में ये चीज़ सीख ली है कि भाई मेरे को इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है चीज़ों को लेके, कि भाई ये मैं हर बार सही नहीं हो सकता। यू कांट ऑलवेज बी राइट, यू कैन बी रॉन्ग, एंड आप गलत हो सकते हो। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजिकल नेचर। तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग है कि आप गलत हो गए, आप चीज़ों आइडियाज़ लोगे, लेकिन उन पर स्टिक मत करना, छोड़ो और आगे बढ़ो और नए आइडियाज़ पे काम करो। सिंपल, कीप ऑन अगेन, कीप ऑन इनोवेटिंग। थैंक यू अंकुश भाई, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूँ। मैं उन लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो शायद मुझे भी सिखा रहे हैं कि एक क्लोथिंग ब्रांड को बेटर कैसे बना सकते हैं। मेरे लिए बहुत सारे लर्निंग रहे हैं, एंड आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी बहुत सारे लर्निंग रहे होंगे। जिसने भी लास्ट तक पॉडकास्ट देखा है, थैंक यू सो मच। आपके पास ऑप्शन था बहुत सारा अलग तरह का कंटेंट देखने का, मतलब क्या क्या है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आजकल, लेकिन आपने ये पावरफुल पॉडकास्ट देखा, यहाँ से लर्निंग मिली। और मज़ा तब आएगा जब इस लर्निंग को आप
इम्प्लीमेंट करें और एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू करने की तरफ एक स्टेप बढ़ाएं। ठीक है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई, इस तरह के बहुत पावरफुल पॉडकास्ट में लेके आता हूँ। और मुझे कमेंट में ये भी बता के जाना, मैं चाहता हूँ अंकुश भाई के साथ हम सेकंड पार्ट करें। 100 लोगों के कमेंट्स आएंगे पार्ट 2 के लिए तो हम सेकंड पार्ट करेंगे। 100% हम सेकंड पार्ट में डेफिनेटली हम जो नया ब्रांड शुरू करने जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा विद इन आफ्टर 6 मंथ्स और 3 मंथ्स विल डू। मैं मतलब कह के जा रहा हूँ कि हम 6 महीने में उसको इतना बड़ा बना लेंगे, हम उसका पॉडकास्ट वर्दी उस ब्रांड को बनाएंगे। और जो भी लोग, आपने जैसे कहा कि जो भी लोग स्टार्ट करेंगे या सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, जिनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, कोई वो लोग कमेंट भी करेंगे गलत, आप लोग स्टार्ट कर दोगे तो मेरा इंस्टाग्राम इज ऑलवेज ओपन, मैं लिंक्डइन ऑलवेज ओपन, आप आओ वहाँ पे, आप डीएम करो, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज देयर। नहीं, हमारा ऑडियंस अंकुश भाई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करता। बस तो फिर अगर आप शुरू कर दोगे तो आप हमारे मैसेज में आके हमसे बात कर सकते हो। अंकुश मैंने शुरू किया है, अब यहाँ पे अगर कहीं भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, प्रॉब्ली विल ट्राई टू हेल्प यू। श्योर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और बताना कमेंट में कि पार्ट 2 करें अंकुश भाई के साथ, तो पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। और मुझे बहुत मज़ा आया अंकुश भाई, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। मुझे पर्सनली ऑनेस्टली बहुत सारा लर्निंग मिला है जो शायद मैं अपने ब्रांड में भी इम्प्लीमेंट करने वाला। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द इनवाइट एंड वाज लवली मीटिंग यू राहुल। एंड हम भी ऑफ कोर्स हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं और सीखते रहेंगे। इट इज़ जस्ट कि सीखने की प्रोसेस है, जितना हम सीखते रहेंगे। और आज जन्माष्टमी है हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द ऑडियंस ऑल्सो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।